हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डोरोका की स्टोरी देखते हैं, जब इंसानों ने उन पर अचानक से अटैक कर दिया था और सारी विचेस को बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। और ये सब देखकर डोरोका काफी ज्यादा खौफ में होती है। वो इधर उधर भाग रही थी, तभी एक और विच आकर उसे पीछे से गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम एकदम ठीक हो। डोरोका उसे पूछती है कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है, जिस पर वो विच उसे जवाब देती है कि पता नहीं क्यों, मगर इंसानों ने अचानक से हमारे ऊपर हमला कर दिया है और हम खुद को बचाने के लिए मैजिक का यूज भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी मशीन ने हमारे मैजिक को रोक रखा है। तो तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और मैडम ओफिलिया को इसके बारे में सारी जानकारी दो। लेकिन डोरोका अकेले जाने से मना करती है और कहती है कि हम दोनों साथ में भागेंगे। पर तभी हम देखते हैं कि वो विच काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होती है और चल तक नहीं पा रही थी। फिर वो एक पपेट को उठाकर डोरोका को जाने के लिए कहती है और डोरोका उस पपेट को लेकर भाग जाती है। इसके थोड़ी देर बाद कुछ सोल्जर्स वहां आकर उस विच को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उसके साथ क्या किया होगा ये तो आपको पता ही होगा। फिर ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारी बातें डोरोका अपने आखिरी पलों में सोच रही थी, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसे भी एक सोल्जर ने गोली मारकर उसको जख्मी कर दिया होता है। तभी एडोनिस उससे घबराकर पूछता है कि तुम क्लोए को वापस लाने के बारे में क्या बोल रही थी, मैं उसे कैसे वापस ला सकता हूँ। जिसका जवाब डोरोका देने वाली थी कि कुछ सोल्जर आकर उस पर गोली चलाने लगते हैं, जिससे वो वहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद वो सोल्जर सब एडोनिस पर भी अटैक करने जा रहे थे, पर तभी एडोनिस अपने मैजिक से एक बैरियर बनाता है और फिर जब सोल्जर उस पर फायर स्टार्ट करते हैं तो एक भी गोली उसको नहीं लगती है। और तो और एडोनिस उन गोलियों की डायरेक्शन को उल्टा उन सोल्जर की तरफ करके छोड़ देता है, जिससे वो सारे के सारे सोल्जर वहीं पर मारे जाते हैं और अभी उनमें से सिर्फ एक सोल्जर जिंदा बचता है, जिसे मारने के लिए एडोनिस आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दूर से उसके ऊपर गोली चला देता है, जिससे वहाँ पर एक छोटा सा धमाका भी हो जाता है। लेकिन एडोनिस अभी भी एकदम सही सलामत था। उसने ना ही उस बुलेट को रोका, बल्कि अब वो उसे 1000 गुना ज्यादा बढ़ाकर उस लड़के की तरफ वापस फायर कर देता है, जिससे उस लड़के की बॉडी 2 हिस्सों में कट जाती है। इसके बाद एडोनिस उन बचे हुए सोल्जर्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने इन खिलौनों जैसे हथियारों से कभी मेरी बराबरी कर पाओगे, मैजिक को हरा पाओगे? तुमने क्लोए को मारकर काफी बड़ी गलती की है। मैं अब तब तक नहीं रुकने वाला जब तक इस प्लेनेट के हर एक इंसान को नहीं मार देता। तो वहीं इधर यूकी अब अंडरग्राउंड पहुंच गई थी और मैजिक को रोकने वाले डिवाइस को एक्टिवेट करने वाली थी कि तभी नेशनल साइंस एजेंसी के कुछ लोग वहां पर आकर उन्हें रोक लेते हैं और मशीन को ऑन करने से मना करते हैं। ये देखकर यूकी उससे इसकी वजह पूछती है, जिस पर वो लड़की यामाटो को कॉल करती है और कहती है कि तुम इस मैजिक सप्रेस करने वाले डिवाइस को यूज नहीं कर सकते हो। जिस पर यामाटो पूछता है कि क्यों, ऐसा क्यों? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, साइंस इस अंधेरी दुनिया में रोशनी की तरह काम करता है, लेकिन अभी इसकी काफी ऐसी चीजें हैं जो हमारे समझ के बाहर हैं, जैसे कि इस डिवाइस से निकलने वाले पार्टिकल्स। क्या तुम्हें उस बीमारी के बारे में याद है जो उन सोल्जर्स को हुई थी, जो 10 साल पहले विचेस को मारने गए थे? जिस पर यामाटो कहता है कि हाँ याद है, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना है? तो वो साइंटिस्ट कहती है कि हमें लगता है कि इस मशीन से निकलने वाले पार्टिकल की वजह से ही उन्हें वो बीमारी हुई थी, क्योंकि ये पार्टिकल्स इंसानों के सेल्स को मार देती हैं। ये सुन के यामाटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये बात तो मुझे पहली बार पता चल रही है। जिस पर वो साइंटिस्ट कहती है कि हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसे एक राज रखा था। अभी हमारे एटमॉस्फेयर में उन पार्टिकल से बचने की ताकत नहीं है और अभी हमारे पास विचेस भी नहीं है जो नेचुरल इन्वायरमेंट को सही कर सकते थे। इसीलिए अगर अभी हमने इसे ऑन किया तो वो पार्टिकल दोबारा से इंसानों के कांटेक्ट में आएंगे और तबाही मच जाएगी। और तो और हमारे किंग अभी जिस बीमारी से गुजर रहे हैं वो भी इसी की वजह से है। और ये सारी बातें बताने के बाद वो साइंटिस्ट यूकी को उसका फोन लौटाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन यूकी उसकी सुनती नहीं है और वो वहाँ अंदर भाग जाती है। वो सोचती है कि अभी हम इस बीमारी के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया तो बीमारी से पहले तो वो अपने मैजिक से हम सबको मार देगा, और इसीलिए वो भागकर जल्दी से उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है। डिवाइस एक्टिवेट होते ही एडोनिस का मैजिक काम करना बंद कर देता है और उसकी क्विल भी नीचे गिर जाती है
और आगे हम देखते हैं कि उस साइंटिस्ट ने किसी तरह यूकी को रोक लिया था और मशीन को भी दोबारा से बंद कर दिया है। लेकिन इधर यामाटो अपने सोल्जर्स को एडोनिस पर अटैक करने के लिए कहता है, इससे पहले कि उसका क्विल वापस उसके हाथ लग जाए। एडोनिस भागकर अपने क्विल को उठाने वाला होता है कि सारे सोल्जर्स उस पर अटैक करने की पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन उन सबकी थोड़ी थोड़ी फट रही थी और तभी एक सोल्जर उनके बीच में से भागकर आगे जाती है और एडोनिस पर अपनी गन रख देती है और इधर अचानक से एक बिल्डिंग कुछ सोल्जर के ऊपर टूटकर गिर जाती है। उधर वो सोल्जर अपने नाइफ से एडोनिस को मारने वाली होती है। एडोनिस जब देखता है कि वो अब मरने वाला है तो वो सोचता है कि आखिरकार अब मैं शांति से क्लोए से मिल सकूंगा और इसीलिए वो और लड़ना बंद कर देता है और देखते ही देखते वो सोल्जर एडोनिस के सर को धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद वो सोल्जर एडोनिस के सर को लेकर वहाँ से बाहर निकलती है और सबसे कहती है कि मैंने विच के स्टूडेंट को मार दिया है। ये देखकर सब लोग वहाँ पर पहले शौक और फिर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। यामाटो भी ये देखकर चैन की सांस लेता है और सभी सोल्जर्स को जीत के लिए कांग्रेट्स करता है। फिर वो अपने सोल्जर से कहता है कि अभी जश्न मनाने का टाइम नहीं है, सबसे पहले उसकी बॉडी को कंफर्म करो, फिर हमारे शहर के डैमेज का पता करो कि कहाँ पर कितना डैमेज हुआ है और उसके बाद सभी जरूरतमंदों की मदद करो। आगे यामाटो उस सोल्जर को स्क्रीन में देखकर कहता है कि ये लड़की काफी यंग लग रही है, जिस पर एक और ऑफिसर उससे कहता है कि ये जरूर न्यू ज्वाइनी होगी, मैं इसके बारे में पता करता हूँ। तो यामाटो कहता है कि अभी रहने दो, तुम अभी अंडरग्राउंड में जाकर चेक करो कि वहाँ पर क्या हाल है। आगे हम देखते हैं कि यूकी और वो साइंटिस्ट बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और उन दोनों को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तो अगली सीन में हम उस किंग को दोबारा से भाषण देते हुए देखते हैं। ये साला दिन रात भाषण ही देता रहेगा। वो कह रहा था कि अभी भी हमारी इस दुनिया में विचेस का घिनौना मैजिक रह गया था। जिस लड़के को हमने 10 साल पहले उस विच के साथ पकड़ा था, किसी तरह वो आजाद हो गया और उसका नाम एडोनिस था। एक इंसान होने के बावजूद उसने एक विच से मैजिक सीखा था, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। आज 10 साल बाद भी हम ये पता नहीं कर पाए कि एक इंसान होने के बाद भी उसने मैजिक कैसे सीख लिया। खैर, मुझे काफी ज्यादा अफसोस है कि उस दिन मैंने उसे जिंदा रहने दिया था, लेकिन अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। यह हमारा देश है, हमारे पास साइंस की पावर है और हमारे बहादुर सोल्जर किसी से नहीं डरते हैं। अब वो दुनिया नहीं रही जहाँ हमें मैजिक से डर कर रहना पड़ता था। अब इस दुनिया का कोई गॉड नहीं और इसीलिए हम और हमारा साइंस ही अब सबका गॉड है। और इसी भाषण के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एक क्लासरूम को देखते हैं, जहाँ टीचर सबसे कहती है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स मारे गए, जिसके लिए मुझे काफी दुख है, मगर कल से ही नेशनल मॉक एग्जाम शुरू होने वाला है, इसलिए तुम सबको गुड लक। तभी एक लड़का टीचर से पूछता है कि सर, अगर विच का स्टूडेंट एक इंसान था तो उसने इंसानों की जगह विच का साथ क्यों दिया? जिस पर टीचर कहते हैं कि क्या पता, हो सकता है उस विच ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया हो। तभी हम एरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। एक क्लासमेट उसके पास आकर कहता है, मुझे पता है, मैंने देखा था तुमने क्या किया। जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है? उस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये हमें आगे पता चली जाएगा। आगे एरी उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उन सभी लोगों की ग्रेव बनी हुई थी जो एडोनिस वाले हादसे में मारे गए थे। एरी उन ग्रेव्स को देखकर कहती है कि क्या बेकार चीज है यार, आखिरकार हम सिटीजन्स को अच्छे से प्रोटेक्ट तो कर लेते हैं। फिर एरी वहाँ अपनी आंखें बंद करके मन में कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना टाकुमा। ये टाकुमा कौन है बे? अरे पता चलेगा, ठंड रखो। और तभी वो याद करती है कि जिस वक्त एडोनिस हर तरफ तबाही मचा रहा था, उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड टाकुमा, पता चल गया ना, वो एक पत्थर के नीचे दब गया था और वो एरी को बार बार मदद के लिए बुला रहा था कि मुझे इस पत्थर के नीचे से बाहर निकालो। पर तभी वहाँ ऊपर से एक और पत्थर गिरने वाला था और इसीलिए एरी वहाँ से भाग जाती है। देख लो भाइयों बहनों, ये सब रिलेशनशिप के कस्मे वादे, ये सब कुछ नहीं है, ध्यान रखना हो थोड़ा। कोई भी कभी भी भाग जाता है और उसका बॉयफ्रेंड उसे पीछे से बुलाता ही रह जाता है, लेकिन एरी उसे बचाने नहीं जाती है। आगे एरी कहती है कि मैं काफी बुरी हूँ। वो तो है ही सही, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मरने के लिए छोड़ दिया, पर ना मुझे ये एडोनिस काफी हॉट लगता है। देख लो इसको देख लो,
मैंने बताया था ना, रिलेशनशिप सब चोचला है ये। तभी अचानक से पीछे से एक आदमी आता है, जिसे देखकर एरी एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का आदमी था। एरी अपने फोन से एडोनिस की पिक्चर्स को डिलीट कर रही थी, पर वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें ये डिलीट करने की जरूरत नहीं है, बस इस बारे में किसी को बताना मत। इतना सुनने के बाद एरी तो वहां से चली जाती है, लेकिन वो आदमी एक कॉल करके कहता है कि एक हाई स्कूल की लड़की अभी यहाँ से भाग रही है और लगता है कि उसे वो टेररिस्ट पसंद आ गया है, उसे पकड़ लो। तभी हम एक और लड़की को देखते हैं जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की चीफ इन्वेस्टिगेटर होती है। वो काम कर करके बेचारी बहुत थक चुकी थी, ये लोग उससे बहुत काम करवाते हैं। खैर, ऑन अ सीरियस नोट वो बोलती है कि अभी मुझे एक बात पता चली है, दरअसल हमें जो विच के स्टूडेंट की बॉडी मिली है वो नकली है। ढिंग ढिंग ढिश। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।